नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं लर्निंग एसएस विद राजेश यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम चले हुए हैं। आज हम उसके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे कि जो जिनकी पेपर में आने की बहुत बहुत संभावनाएं हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आरआरबी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए जीके पार्ट स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है और जीके से जो क्वेश्चंस आते हैं वो इजी होते हैं, लेकिन आपको उनको अच्छे से तैयार करना पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार जो मिला वो किस वर्ष मिला? तो आप बताएंगे उनको नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला। और उनकी कौन सी कृति के लिए? उनको अपनी गीतांजलि कृति के लिए, जो काव्य संग्रह है उनका, उनके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला। इसके अलावा आप इसके साथ साथ नोबेल पुरस्कार के बारे में अच्छे से जानेंगे कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई, जो कि अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिए जाते हैं। किसके नाम पर दिए जाते हैं? 1901 में इनकी शुरुआत हुई। और किसके नाम पर दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल। तो अल्फ्रेड नोबेल जो है उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और आप बताएंगे, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो पुरस्कार है वो कहाँ पर दिए जाते हैं? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। उसके बाद आप याद रखेंगे कि ये पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। और उसके अलावा ये सबसे बाद में अर्थशास्त्र में ये पुरस्कार जोड़ा गया। सबसे बाद में किस वर्ष? 1969 में। 1969 में। फिर आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के कौन से अर्थशास्त्री हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला? पहले अर्थशास्त्री कौन से हैं? आप बताएंगे अमर्त्य सेन जो है वो भारत के जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, जिन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। चलिए, आई होप कि आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गए होंगे कि नोबेल पुरस्कार के बारे में और रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। और रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में जुड़ी हुई एक और बात आपको आता है कि भारत का जो राष्ट्रगान है जो वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। उसके अलावा बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान उन्होंने बनाया था, वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरजकुंड मेला, आपको पता है सूरजकुंड क्राफ्ट मेला फरीदाबाद हरियाणा में लगता है, जो कि बहुत बड़ा, भारत का बड़ा फेमस क्राफ्ट मेला है, शिल्प मेला है। इसमें विभिन्न देशों के प्रतिभागी भी भाग लेते हैं। आई होप कि आपको ये पहले भी पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 22 भाषाएं जो अनुसूचित शेड्यूल्ड 22 लैंग्वेजेज हैं, उनका वर्णन संविधान की कौन सी अनुसूची में किया गया है? और आपको पता है कि वो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें आपको पता है हिंदी भी शामिल है। पहले भाषाएं 22 नहीं थी, फिर आपने पढ़ा था कि उनमें सिंधी है या डोगरी भाषाएं हैं, तो ये भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी। इस प्रकार आपने ये भी जाना है कि भारतीय जो संविधान है उसमें 12 अनुसूचियां हैं, और जिसमें से 8वीं अनुसूची जो है वो 22 भाषाओं को लेकर के है। बताया गया है कि आप 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्जाम हो वो दे सकते हैं, आपको चुनना पड़ेगा। इसलिए भारत की कोई मेन लैंग्वेज नहीं है, ये भारत में संघवाद को सफल बनाने के लिए ऐसा किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मुख्य बोली जाने वाली भाषाएं। विश्व में सबसे पहले नंबर पर बोली जाने वाली भाषा इंग्लिश आपको पता ही है, लेकिन एक प्रश्न अभी हाल ही में पूछा गया है कि विश्व में तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा, भारतीय भाषा कौन सी है? तो आप बताएंगे हिंदी भाषा है। और दूसरी आपको पता ही है कि मैंड्रिन भाषा जो चीन, कोरिया की जो भाषा है वो दूसरे नंबर पर है। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप रेवरन आइलैंड जो है, नदीय द्वीप जो है, कौन सा है? आपको पता है कि माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। अब बात आती है कि ये नदीय द्वीप जो है कौन सी नदी बनाती है? आप बताएंगे ये ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ब्रह्मपुत्र।
अब अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो तिब्बत के पास मानसरोवर झील से उद्गम होती है। मानसरोवर झील, मानसरोवर लेक तिब्बत के पास से उद्गम होती है। अगला पॉइंट, ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसको तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। आप ये भी याद रखेंगे। और उसके बाद आप बताएंगे कि ये भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है। आपको पता है कि ये भारत में हिमालय का एक शिखर है, नामचा बरवा शिखर, अरुणाचल प्रदेश में, वहां से उल्टे यू की आकृति बनाते हुए वहां से प्रवेश करती है। और इसकी मुख्य नदियां कौन सी? सहायक नदियां लोहित, दिबांग और केनुला जो है वो ब्रह्मपुत्र की मुख्य सहायक नदियां हैं। ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि आरबीआई के गवर्नर, आपको पता है कि फिलहाल में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। कौन है? शक्तिकांत दास हैं, जो कि आईएएस ऑफिसर हैं। और आपको पता है कि आरबीआई के बारे में आप ये भी याद रखेंगे कि आरबीआई की स्थापना 1935 में भारतीय अधिनियम के साथ, भारत सरकार अधिनियम जो बनाया था अंग्रेजों ने, उसके तहत 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी। आरबीआई का मुख्यालय आपको पता है मुंबई में है और इसके फिलहाल में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुंदरवन टाइगर रिजर्व, आपको पता है कि भारत सरकार ने 1973 में बाघ परियोजना लागू की थी। टाइगर प्रोजेक्ट जिसे कहा गया है, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट योजना लागू की गई थी। आई होप कि पहला पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गया है कि टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष शुरू हुआ? 1973 में भारत सरकार ने। इसके तहत बहुत से जगहों पर टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं। तो कोई भी पूछा जा सकता है, मानस टाइगर रिजर्व है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व है, या फिर सरिस्का टाइगर रिजर्व है राजस्थान का। तो आपसे पूछा जाएगा कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में? आपको पता पश्चिम बंगाल में है, और जो कि रॉयल बंगाल टाइगर के लिए बड़ा फेमस है। किसके लिए? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की तरफ। रॉलेट एक्ट कानून, इनको आपको सीरीज में लगाना है या मैच करना है। तो आपको पता है कि रॉलेट एक्ट जो कानून है वो अंग्रेजी सरकार इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा मार्च 1919 में पास किया गया था। और आपको पता है कि रॉलेट एक्ट कानून को काला कानून कहा गया है, क्योंकि रॉलेट एक्ट के अंतर्गत भारतीयों को 2 साल के लिए बिना कोई वकील, बिना कोई दलील, बिना कोई अपील जेल में डाल दिया जाता था राजनीतिक विद्रोहियों को, यानी जो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कोई भी प्लान बनाते हैं। चलिए आप, आई होप कि आपको रॉलेट एक्ट के बारे में समझ आया। और फिर रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए गांधी जी ने, आपको पता है कि सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह चलाया, और उसी की वजह से हमारे देश में अंग्रेजों का विरोध करते हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उसके बाद साइमन कमीशन, आपको पता है कि अंग्रेजी सरकार ने 1927 में जॉन साइमन के नाम से साइमन कमीशन का गठन किया। और साइमन कमीशन जो है फिर 1928 में भारत आया। आप ये भी याद रखेंगे किस वर्ष भारत आया? 1928 में। और आपको पता है कि इसमें जो थे, जो सभी इसके मेंबर थे वो अंग्रेज मेंबर थे, भारतीय नहीं था, इसलिए भारतीय इसका विरोध कर रहे थे। और लाला लाजपत राय, भारत के जाने माने क्रांतिकारी, उनकी भी मृत्यु यानी उनकी शहीदी जो है वो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए हुई थी। कब? 1928 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दांडी मार्च, आपको पता है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था 1931 में। कब आरंभ किया था? 1931 में, मार्च 1931 में, 12 मार्च 1931 को। उससे पहले उन्होंने इरविन से, उस समय इरविन जो है भारत के वायसरॉय थे, इरविन, लॉर्ड इरविन जी ने कहा गया है, तो उनसे 11 मांगे कही थी कि 11 तारीख तक, 11 मार्च 1931 तक हमारी ये 11 मांगे मान ली तो हम ठीक है, नहीं तो हम एक विद्रोह करेंगे। तो उन्होंने फिर ये
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया 12 मार्च 1931 से। गांधी जी ने कहां से? साबरमती आश्रम से, और 240 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए दांडी तट तक। और दांडी मार्च इसलिए से कहा गया है दांडी यात्रा। आई होप कि आपको दांडी मार्च के बारे में पता चला कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का भाग है, और जो कि दांडी यात्रा गांधी जी ने कहां से स्टार्ट की थी? साबरमती आश्रम से। कब स्टार्ट की थी? 12 मार्च 1931 को, 1930 को, आई एम सॉरी हियर, 1930 आई गए यहाँ पर। चलिए 1930 है यहाँ पर, 12 मार्च 1930। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। आपको पता है कि क्रिप्स मिशन, क्रिप्स जो है इसके वो एक अध्यक्ष थे, इसलिए क्रिप्स मिशन जो भारत में चल रही विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों के लिए भारत आए। क्रिप्स मिशन 1942। आगे बढ़ते हैं हम इनके बारे में। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा है? यानी बेंजामिन डिज़रायली ने कहा है कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, नेशनल रिवोल्ट था ये भारत का। लेकिन आपने जाना कि ये राष्ट्रीय विद्रोह ना होकर के सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित रहा, और उत्तर भारत में भी भारत के अनेक शासकों के अलग अलग मोटिव थे, इसलिए ये सफल नहीं हो सका। आपने पढ़ा है कि बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को नई चर्बी वाले कारतूस प्रयोग करने से मना कर दिया था। इसीलिए वहां से पहले ये विद्रोह हुआ। इसीलिए इस विद्रोह को सिपाही म्यूटिनी भी कहा जा सकता है, जो कि HSSC में भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है, आपके भी रिपीट हो सकता है कि सिपाही म्यूटिनी क्या था। आप बताएंगे 1857 के विद्रोह को सिपाही म्यूटिनी भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये सिपाही मीन्स सिपाही, सोल्जर्स रिवोल्ट था। और आपको पता है कि फिर मंगल पांडे को अंग्रेजों ने फांसी की सजा यानी उनको शहीदी हो गई, और उसके बाद 10 मई 1857 से मेरठ से फिर क्रांतिकारियों ने यानी बिगुल बजा दिया क्रांति का। और आपने पढ़ा कि उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाया। तो दिल्ली से कौन नेतृत्व कर रहा था? बहादुर शाह जफर। और आप ये भी बताएंगे कि उनको दमन किसने किया, ये भी आ सकता है। निकलसन और हडसन नाम के जो अंग्रेज ऑफिसर हैं, और झांसी से आप जरूर पढ़ेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई विद्रोह कर रही थी, लेकिन बार बार प्रश्न आता है कि उसको विद्रोह को किसने दबाया। आप बताएंगे ह्यूरोज नाम के जो अंग्रेज ऑफिसर है, उन्होंने झांसी में दबाया, इस यानी कि विद्रोह को दबाया। और बरेली से बख्त खान कर रहे थे, और कानपुर से नाना साहब जो है वो क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। तो नेतृत्व कौन कहां से कर रहा था, ये भी इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा। चलिए, वंदे मातरम गीत जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है, जो भारत माता की प्रशंसा में उनके डिवोशन में लिखा गया है, आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी का एक जाना माना उपन्यास है, आनंद मठ। और आपको पता है कि वंदे मातरम गीत पहली बार कब गाया गया था? 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था वंदे मातरम गीत। 1 मिनट 5 सेकंड वंदे मातरम को गाने की समय अवधि है, आपको पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि केसरी पत्रिका किसने निकाली। आपको पता है कि बाल गंगाधर तिलक, जिनको भारतीय विद्रोह का जनक वैलेंटाइन सिरोल ने कहा है, भारतीय अशांति दूत कहा है, बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह भी एग्जाम में आ सकता है। तो उन्होंने महाराष्ट्र में और आसपास के क्षेत्रों में राष्ट्रवाद बढ़ाने के लिए 2 पत्रिकाएं निकाली, मराठा और केसरी, जो केसरी उनमें से एक है। आपको पता है कि केसरी जो है वो मराठी भाषा में उन्होंने निकाली। आगे बढ़ते हैं, कर्क रेखा का मान कितना है? तो कर्क रेखा का मान 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। आपको पता है कि ग्लोब पर जो ये पड़ी हुई रेखाएं हैं, जो लेटी हुई रेखाएं हैं, उन्हें अक्षांश रेखाएं कहा गया है। और आपको पता है कि ग्लोब में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो रेखा है
वो रेखा कौन सी है? वो कर्क रेखा है। 23.5, 23.1/2। तो कर्क रेखा जो है वो भारत के बीचों बीच से भी गुजरती है। याद रखेंगे कि कर्क रेखा पर कौन कौन से राज्य आते हैं, तो कौन कौन से राज्य आते हैं। तो याद रखने के लिए कर्क रेखा पर 8 भारतीय राज्य आते हैं। कौन कौन से भारतीय राज्य कर्क रेखा पर आते हैं ये भी आप याद रखिएगा। तो याद रखने के लिए राम झा के 6 पंगु मित्र हैं। याद रखेंगे राम झा के 6 पंगु मित्र हैं। तो याद रखेंगे पंगु मित्र हैं। तो कौन कौन से राज्य हो जाएंगे? राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मिजोरम, त्रिपुरा। तो इस प्रकार ये राज्य कर्क रेखा पर हैं। उसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं? तो आपको पता है भारतीय उपमहाद्वीप जिसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट वर्ड आपने बार बार पढ़ा है, उसमें 5 देश आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में आया है। तो बताएंगे कौन कौन से देश आते हैं? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान। ये भारतीय उपमहाद्वीप के देश आते हैं। तो कौन से? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ये भारतीय उपमहाद्वीप के सब कॉन्टिनेंट के देश हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। पर्वतीय स्थल कुल्लू, कांगड़ा आदि किस हिमालय श्रेणी में आते हैं? आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। 3 भागों में हिमालय बांटा गया है, हिमाद्री, हिमाचल हिमालय और शिवालिक। तो हमने देखा कि जो हिमालय यानी हिमाचल हिमालय है, हिमाचल हिमालय जो है उसमें पर्वतीय स्थल टूरिस्ट प्लेस आते हैं जो कि कुल्लू, कांगड़ा, मनाली आदि जो हैं इसी भारतीय हिमाचल हिमालय में आते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि पर्वतीय स्थल टूरिस्ट प्लेस कुल्लू, कांगड़ा हिमालय के किस श्रेणी में आते हैं? हिमाचल हिमालय में आते हैं। और विश्व की सबसे जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो हिमाद्री हिमालय में आती है। जैसे कि आपको पता है नेपाल हिमालय जिसमें है, यानी माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी विश्व की किस में आती है? हिमाद्री हिमालय में आती है। हिमाद्री हिमालय पहली श्रेणी है, सबसे बाहरी श्रेणी है। आई होप कि आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट पॉइंट हम जानेंगे। लास्ट पॉइंट में हम जानेंगे कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट जो है वो क्या कहलाता है। आपको पता है कि भारतीय जो पेनिनसुला है, भारतीय प्रायद्वीप है, वो प्रायद्वीप ऐसा कुछ है दक्षिण में। तो इस प्रायद्वीप में आपको पता है कि प्रायद्वीप ऐसा क्षेत्र जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ हो। तो इधर वाले तट को हम कौन सा तट कहेंगे? पश्चिमी तट कहेंगे। इधर वाले तट को हम कहेंगे पूर्वी तट। आपको पता है इस पूर्वी तट के 3 भाग हैं। सबसे ऊपरी भाग तो है उत्तरी सरकार। कौन सा है? उत्तरी सरकार। और बीच वाले भाग को कहते हैं गोलकुंडा तट। कौन सा तट? गोलकुंडा, गोलकुंडा। और नीचे वाले भाग को कहते हैं कोरोमंडल तट। कौन सा तट? कोरोमंडल। मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये नीचे वाला भाग है जो ये वाला तट है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। तो ये कन्याकुमारी पॉइंट है। यहाँ पर कन्याकुमारी से और कृष्णा डेल्टा तक, यहाँ कृष्णा नदी है, इस भाग को हम कोरोमंडल तट कहेंगे। और कृष्णा से यहाँ गोदावरी नदी है, ये भाग को हम गोलकुंडा तट कहेंगे, गोलकुंडा तट। और गोदावरी से ऊपर पश्चिमी बंगाल तक वाला जो तट है उस तट को हम उत्तरी सरकार कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तरी सरकार। आई होप कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। ऐसी वीडियो में लेकर आता रहूँगा, कल हम डालेंगे ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।